हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी अदर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनमें जो भी करेंट अपडेट आता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की मनाई गई है। ठीक है, यानी कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो यहाँ पे पहला है हमारा 100वीं वर्षगांठ, दूसरा हमारा है 102वीं वर्षगांठ और तीसरा है हमारा 78वीं वर्षगांठ और चौथा है हमारा 91वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 78वीं वर्षगांठ। यहाँ पे आप में से बीकॉम आईएएस जी ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया था। सो आप लोग भी ट्राई किया करिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट में उसका राइट आंसर देने की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महाराष्ट्र के अहमदनगर किले की विशेष भूमिका रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को इसी किले में कैद कर रखा गया, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। यहीं पर उन्होंने अपना लोकप्रिय द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्रंथ लिखा। सन 2003 में भारतीय पुरातत्व शास्त्र सर्वेक्षण ने अहमदनगर किले को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। ठीक है, तो यहाँ इस व्याख्या से भी हमारे कई सारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। सबसे पहले कि अहमदनगर किले में इनको मतलब जवाहरलाल नेहरू सहित कई सारे नेताओं को क्या किया गया था, कैद में रखा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन हमारा, इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है कि 1942 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू जी की बुक है, तो वो कहाँ पे लिखी गई थी, इसी अहमदनगर किले में ही लिखी गई थी। और ये किसकी पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये पुस्तक है। ठीक है, तो इस बुक का नाम बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप जब भी किसी भी एग्जाम में आते हो तो किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है कि मतलब कई सारे राइटर्स होंगे, उनकी बुक्स के नाम होंगे, तो यहाँ पे इनकी भी बुक का नाम पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की बुक का नाम क्या हो जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला 8 अगस्त को, दूसरा है 10 अगस्त को, तीसरा है 11 अगस्त को, चौथा है 12 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करते हैं यदि, तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। इसका मेन पर्पज क्या होता है मनाने का, कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं जैव ईंधन के विभिन्न फायदों में आयात निर्भरता में कमी, स्वच्छ पर्यावरण, किसानों को अतिरिक्त आमदनी और रोजगार सृजन शामिल है। ठीक है, यानी कि इसका मनाने का पर्पज मेन क्या है कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और उसके बाद इसमें इसके फायदे की बात करते हैं, यदि हम इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कई तरह के फायदे हो सकते हैं। आयात का मतलब आपको पता ही है कि जो चीज़ें हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में आपको पता है बिल्कुल बखूबी कि आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है, यहाँ पे आयात करना अच्छी बात नहीं होगी अब हम सबके लिए। तो इसमें क्या होगा कि आयात निर्भरता में क्या आएगी, कमी आएगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा हमारा, किसानों की अतिरिक्त आमदनी और रोजगार सृजन शामिल है। ठीक है, तो इसके प्रॉफिट भी आप याद रख सकते हो, कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने अपने समुद्र तट पर ईंधन के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। तो इसमें पहला है मॉरिशस, दूसरा है जापान ने, तीसरा श्रीलंका ने, चौथा है मालदीव ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मॉरिशस। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉरिशस के पास क्या है, हिंद महासागर में एक मूंगा चट्टान से जापानी शिप MV वाकाशियो
के टकराने के बाद ईंधन लीक होने की वजह से यह पर्यावरण संकट पैदा हुआ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कहा था कि रिसाव के रूप में आई ये आपदा करीब 13 लाख आबादी वाले उनके देश के लिए खतरा है, जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। ठीक है, तो ये जो अभी हाल फिलहाल में हिंद महासागर में जो घटना घटित हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो वो मॉरिशस में हुई है। ठीक है, तो ये बात भी हमको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो ये क्वेश्चन आपको शायद, यदि आप रेगुलर देख रहे हो ये वीडियोज मेरा, तो आपको पता होगा कि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न कुछ दूसरा है। सो यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या क्वेश्चन है कि श्रीलंका में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो इसमें से पहला है स्टेटमेंट हमारा कि श्रीलंका पीपल्स पार्टी यानी कि SLPP और सहयोगियों को 2/3 सीटें मिली हैं। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में महिंद्रा राजपक्षे ने शपथ ली है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, पहले यहाँ पे इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला हमारा केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 3, और इसका तीसरा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका पीपल्स पार्टी यानी कि बात करें तो SLPP, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो पार्टी और सहयोगियों को 2/3 सीटें पाई थी। SLPP ने 145 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज करते हुए अपने सहयोगियों के साथ कुल 150 सीटें अपने नाम की, जो 225 सदस्यीय सदन में 2/3 बहुमत के बराबर हैं। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो महिंद्रा राजपक्षे इससे पहले 2005 से 2015 तक करीब 1 दशक तक राष्ट्रपति रहे हैं। और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में SLPP की टिकट पर जीत दर्ज की थी। और गोटबाया राजपक्षे महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हम बात करें तो हमारा तीनों ही स्टेटमेंट इसकी राइट व्याख्या कर रहा है। यानी ये किस पार्टी के हैं, तो श्रीलंका पीपल्स पार्टी और सहयोगी मतलब ये श्रीलंका पीपल्स पार्टी के हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में, और ये करीब 6-7 बार इसके यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, महिंद्रा राजपक्षे। और उसके बाद हम बात करें तो गोटबाया राजपक्षे वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेता 2020 सूची में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले भारतीय अभिनेता हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा स्टेटमेंट अक्षय कुमार, दूसरा आमिर खान, तीसरा है शाहरुख खान। और इसमें पहला ऑप्शन है हमारा केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 3, चौथा है हमारा 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1। तो यहाँ पे क्या होगा, अक्षय कुमार। ठीक है, और इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। बस मैं ये क्वेश्चन इसलिए ला रही हूँ क्योंकि जैसे आप स्टेट PCS या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जो पैटर्न होता है वो हमारे जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनमें नहीं, ये UPSC का पूरा पैटर्न है। यहाँ पे कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। मैं इसीलिए व्याख्या आपको अच्छे से डिटेल से समझाती हूँ ताकि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। अब यहाँ पे हमको यदि व्याख्या नहीं समझे होती तो क्या पता चलता कि अक्षय कुमार होंगे, हो सकता था दोनों में ही टिक लगा देते या तीनों में ही, लेकिन अब यहाँ पे हमको पता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षय कुमार हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल 1 होगा। उसके बाद आप यहाँ व्याख्या पे भी समझ सकते हो कि इस सूची में $48 मिलियन यानी कि बात करें तो 662 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय कुमार छठे स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार अक्षय कुमार की अधिकतर कमाई प्रोडक्ट इंडोर्समेंट से होती है। और फोर्ब्स की टॉप 10 स्टार्स की सूची में
पहले स्थान पर डेविन जॉनसन यानी राख हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, उन्होंने 87.5 मिलियन डॉलर यानी कि 1402 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो पहले स्थान पर कौन है, उनका भी नाम याद रखना है। और अपने भारतीय कौन है इसमें शामिल है जो, तो छठे स्थान पर, हालांकि उनका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो छठे स्थान पर है, तो इनका नाम भी याद रखना। और भारत से ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है कि भारत के कौन ऐसे पुरुष हैं या कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शामिल है इसमें, तो अक्षय कुमार है। और यदि पूछा जाता है कि छठवें नंबर पे पूरे विश्व में फोर्ब्स की सूची में कौन शामिल है, तो अक्षय कुमार, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए हाल ही में सहमति बनी। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला है स्टेटमेंट हमारा कि इजराइल और यूएई के बीच इस सहमति बैठक में ईरान और फिलिस्तीन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उसके बाद हम बात करें तो यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश है। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, मिस्र और जॉर्डन का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पहला, इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से हमको सत्य बताना है। पहला है केवल एक, दूसरा है 2 और 3, तीसरा 1 और 3, और चौथा है हमारा 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या की। तो क्या बताया जा रहा है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच आपसी संबंध सामान्य बनाने और पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति बनी है। यह सहमति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में 13 अगस्त को हुई वार्ता बैठक में बनी। यह बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद अल नह्यान के बीच हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट क्यों राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इजराइल और यूएई के बीच इस सहमति बैठक में ईरान और फिलिस्तीन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, ठीक है। जबकि ईरान और फिलिस्तीन के प्रतिनिधि नहीं मौजूद थे, अमेरिका के थे, इजराइल के थे, हमने देखा। तो यहाँ पे ये राइट आंसर, मतलब कि ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि सही व्याख्या कौन कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला किया है। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम विजेता बनना था। तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा T20 विश्व कप, दूसरा वनडे विश्व कप और तीसरा हमारा चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 और चौथा हमारा 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर 2 और 3, ठीक है। यानी कि बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी जब थे T20 वर्ल्ड कप, यानी कि बात करें 2011 में हुआ था और वहाँ पे इंडिया वर्ल्ड कप में जीत गया था, ठीक है। और उस टाइम पे कप्तान कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी ही थे। उसके बाद हम बात करें वनडे विश्व कप में भी उन्होंने उनकी कप्तानी में ही जीते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी भी उनकी कप्तानी में ही जीती गई है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऐसे कौन है जो कप्तान हैं, यानी कि वर्तमान में कप्तान कौन है वो नहीं बताना आपको, महेंद्र सिंह धोनी के बाद कौन कप्तान बने, ठीक है। हो सकता है कि जो वर्तमान में हो वही कप्तान हो, तो आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। और यदि आप शायद क्रिकेट सबका फेवरेट खेल होता है इस टाइम पे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जी के बाद ऐसे कौन भारतीय हैं जो कि यहाँ के अभी अपने भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है कप्तान हैं, ठीक है। तो उसको आपको बताना है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले कामयाब कप्तानी में से एक है
उनकी कप्तानी में ही 2007 में भारत ने पहले वर्ल्ड T20 का खिताब जीता था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 को उनकी कप्तानी में ही भारत ने करीब 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, यानी कि T20 कब हुआ था? 2007 में हुआ था, शायद मैंने 2011 बोल दिया था। तो 2007 में क्या हुआ था? T20 हुआ था, जो कि धोनी ही उस टाइम पे कप्तान थे। उसके बाद ये सारे जो मैं बता रही हूँ आपको, एक एक पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि इन पॉइंट्स से भी हमारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ, यानी कि जो हमारा मतलब कि वर्ल्ड कप जीता गया था वो किसके खिलाफ जीता गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में, और स्टेडियम का नाम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 को उनकी कप्तानी में भारत ने करीब 28 साल बाद, ठीक है, वर्ल्ड कप विजेता बना। उन्होंने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। वह पहले कप्तान बने जिन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, वो पहले ऐसे कप्तान बने थे जो कि तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती है। तो अभी ये इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने हर तरह से, यानी नेशनल इंटरनेशनल सब तरह से क्या किया है? संन्यास ले लिया। ठीक है, नेशनल तो ले ही लिया था, इंटरनेशनल भी अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो इसलिए अब आपको याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड कप है यानी T20 कब हुआ था? 2007 में हुआ था, और धोनी जी की कप्तानी में हुआ था। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, श्रीलंका के खिलाफ हमारा वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, किसको हम हरा के विजेता बने थे? तो श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 2 अप्रैल 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यानी किसे की है कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा? तो यहाँ पे है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को, दूसरा अब्दुल रशीद को, और तीसरा हमारा मेजर अनिल उर्स को, और चौथा है हमारा हवलदार आलोक कुमार दुबे को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अब्दुल रशीद को। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा 14 अगस्त को की गई। राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने सैन्य बलों के जवानों के लिए 9 शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। ठीक है, यह हालांकि यहाँ पे वो जीवित नहीं है, लेकिन किनको, ये जो अब्दुल रशीद जी हैं वो उनका मरणोपरांत, ये मतलब मरणोपरांत ये चक्र मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए शायद अभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल के चली गई हूँ कि सर्वोच्च कमांडर यानी कि सशस्त्र राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। राष्ट्रपति हो सकता है कि कोई और हो सकते हैं, अभी रामनाथ कोविंद जी है, अगली सरकार में कोई और हो सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे मेन मुद्दा यहाँ पे है कि जो सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति कोई भी हो, अभी हाल फिलहाल में रामनाथ कोविंद जी हैं, तो आप कह सकते हो कि रामनाथ कोविंद जी ही सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होंगे। सशस्त्र सेनाओं का मतलब है कि तीनों सेनाओं का, जल थल नभ, जितनी ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति माने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तो है ही, लेकिन सर्वोच्च सेनाओं के कमांडर भी राष्ट्रपति ही माने जाते हैं। वो राष्ट्रपति कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इनका कार्यकाल 5 साल होता है, उसके बाद इनको फिर इस्तीफा देना ही पड़ता है। तो जो भी आते हैं राष्ट्रपति, यानी मेन रूप से कि राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर ही होते हैं तीनों सेनाओं के। सो ये बात आपको इम्पोर्टेंट है और याद भी रखनी है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2020 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो यहाँ पे पहला हमारा कि यह 73वां स्वतंत्रता दिवस है। ध्यान से स्टेटमेंट को समझिएगा। ठीक है, हम सभी 15 अगस्त मनाते हैं और अच्छे तरीके से मनाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिएगा, और प्रत्येक साल मनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यह 73वां स्वतंत्रता दिवस है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले में 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और तीसरा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 से नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला केवल 1, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हमारा होगा 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आप एक गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 73वां स्वतंत्रता दिवस लिखा हुआ है, जबकि इस बार हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी हमको मिस्टेक्स मिल जाती है हमारे क्वेश्चन में, तो हमको याद रखना है कि हम 73वां नहीं 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 73वां दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है यानी नरेंद्र मोदी जी 7वीं बार लाल किले पे झंडा फहरा रहे हैं। और आपको यहाँ पे एक बात तो और पता होनी चाहिए कि हमेशा लाल किले पे झंडा यानी कि 15 अगस्त को झंडा लाल किले पे जो फहराया जाता है, लाल किले में ही फहराया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये फहराया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हो सकते हैं, मनमोहन सिंह भी हो सकते हैं, मतलब कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे, मेन रूप से है कि भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं तो वो लाल किले पे झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है इंडिया गेट में, आपको पता है कब, 26 जनवरी को। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए जीके का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ध्वज कब फहराते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वज कब फहराया जाता है। तो 15 अगस्त को और लाल किले पे कौन फहराता झंडा, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। और उसके बाद 26 जनवरी को झंडा हमेशा फहराया जाता है कहाँ पे, सीधे जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो फहराया जाता है दिल्ली के, जो हमारा नई दिल्ली है वहाँ पे बात करें तो इंडिया गेट में। ठीक है, तो वहाँ पे झंडा फहराया जाता है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोनों बातें ही हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बात आप चाहो तो यहीं पे नोट कर लो, क्योंकि कभी भी यदि पूछा जाएगा तो आप गलती ना करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि 15 अगस्त को मोदी जी ने क्या किया है कि डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा भी की है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी 2 और 3 राइट होंगे, लेकिन पहला गलत होगा। और क्यों, क्योंकि हम इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। उसके बाद अब हम बात करें यहाँ पे व्याख्या की भी, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि देश भर में क्या हुआ कि 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से, क्योंकि आई होप कि आप में से कि जो कंडीशन चल रही है किसी ने भी बाहर जाने का मौका नहीं मिला पाया होगा, तो घर में ही आप लोग टीवी में ही देखे होंगे, उनका स्पीच भी सुने होंगे। तो वहाँ पे जो भी बातें बताई गई हैं और यहाँ पे जो है हमारा, तो ये भी मतलब बन सकता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा झंडा फहराने वाले कौन से राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, जो हमको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, यानी आज का अभ्यास प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने हाल ही में शपथ ली है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो इसमें पहला, गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का 14वां CAG नियुक्त किया गया है। और दूसरा, हमारा उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई है। और तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताने की प्लीज जरूर कोशिश करना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाती हूँ और इसको भी हम पूरे जो ये स्टेटमेंट है उनको अच्छे तरीके से 2-2 3-3 बार बोल बोल के समझाए हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है और क्या, मतलब क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है,
यहाँ पे बात करें, पहला हमारा केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 3 और चौथा हमारा 1, 2 और 3। तो आप लोग इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी रेगुलर देख रहे हो आप लोग, तो आई होप कि उनसे तो आना ही चाहिए, ठीक है। यदि पहली बार है तो हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग यदि देना मतलब कि कोशिश करिएगा देने की, गलत होगा तो दूसरे दिन राइट आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।